नमस्कार दोस्तों, नारायणी क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है दीपक और हम लोग अभी जो स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं। 1 सेकेंड। चैप्टर 4। चैप्टर 4 है। चैप्टर का नाम है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। ठीक है। इस चैप्टर में हम देखेंगे फूड सिक्योरिटी, फूड इनसिक्योरिटी, वो सारी चीज़ें, सारे फेसेट्स हम देखेंगे इसमें। ठीक है। देखिए, और 9th क्लास इकोनॉमिक्स में हम चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 ऑलरेडी अपलोडेड हैं चैनल पे। ठीक है। और बाकी देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक डाल दूंगा। चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 की लिंक मैं अपलोड कर दूंगा। बाकी देखिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए। और बाकी देखिए, ये सिर्फ ये जो चैप्टर्स हैं वो सिर्फ 9th क्लास के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी देखिए, सीरीज 9 to 12 जो है आपके अपलोडेड होंगे, सारे जितनी भी सब्जेक्ट्स हैं। चाहे सोशल हुआ, स्टार्ट हम सोशल से कर रहे हैं, बाकी मैथ्स एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इस सब के जो है आपके जितने भी टोटल सब्जेक्ट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, उन सब के जो वीडियोस हैं आपको देखने को मिलेंगे। और बाकी देखिए, जितने भी लोग हैं जो कि बी से आगे फर्दर प्लान कर रहे हैं फॉर प्रिपेयरिंग फॉर लाइक यूपीएससी, पीसीएस, और जितने भी इम्पोर्टेंट एग्जाम हैं, चाहे एसएससी सीजीएल हुआ, चाहे रेलवे हुआ, उन सब जिन जिन भी एग्जाम में आपकी जीएस पूछी जाती है, जनरल स्टडीज पूछी जाती है, उनका बेस है एनसीईआरटी। मतलब देखिए, यदि अगर आप तैयारी करेंगे यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी करेंगे, तो सबसे पहले आपको जो बोला जाएगा वो 6 to 12 की एनसीईआरटी पढ़ने के लिए बोला जाएगा। ठीक है। वो चाहे आपकी हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, इन्वायरमेंट हो। ठीक है। क्योंकि ये जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपका बेस है, बेस क्लियर करती है। तो ये जो चैप्टर्स हैं, अगर आप फर्दर प्लान कर रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए या पीसीएस के लिए, किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी एग्जाम के लिए आप आगे आगे अपना प्लान कर रहे हैं, तो ये जो चैप्टर्स हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी देखिए, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया वो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 9th क्लास में अगर इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें, तो फूड सिक्योरिटी इन इंडिया वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर 4, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। देखिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, ये है हमारा चैप्टर 4। ठीक है। सबसे पहले हम जानेंगे फूड सिक्योरिटी के बारे में कि फूड सिक्योरिटी होती क्या है। देखिए, फूड सिक्योरिटी जैसे कि हमने डिफाइन कर रखा है, फूड सिक्योरिटी मीन्स ensuring that every person has a regular, sufficient, safe and nutritious food to live a healthy and active life. फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या है कि हर इंसान को, एवरी पर्सन हैज अ रेगुलर, मतलब नियमित तौर पे, एंड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड उसको मिले। हर एक पर्सन को मतलब हर एक पर्सन को रेगुलर फूड, सफिशिएंट फूड, सेफ फूड, न्यूट्रिशियस फूड उसको अवेलेबल हो। ठीक है। किस चीज़ के लिए? टू लिव अ हेल्दी एंड एक्टिव लाइफ। एक अच्छे और बेहतर जीवन के लिए हर इंसान का हक है उसको रेगुलर, सफिशिएंट, सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड जो है वो अवेलेबल हो। ठीक है। अब देखिए, इसके 3 फैसेट्स हैं फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। किस तरह से 3 फैसेट्स हैं? देखिए, सबसे पहली चीज अवेलेबिलिटी ऑफ फूड्स। ठीक है। सेकंड है हमारा एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड्स एंड थर्ड है हमारा अफोर्डेबिलिटी। देखिए, एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहली चीज है कि अवेलेबिलिटी ऑफ फूड्स पे हम बात करेंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ फूड्स का मतलब ये है कि हमारे पास में क्या हम सेल्फ सफिशिएंट हैं, क्या हमारे पास में इतना अवेलेबल है कि जितनी हमारी टोटल पॉपुलेशन है उसके लिए हमारा जो फूड है वो सफिशिएंट हो। ठीक है। जितनी भी हमारी टोटल पॉपुलेशन है, क्या उसके लिए हमारा पर्याप्त मात्रा में हमारे पास में फूड अवेलेबल है। ठीक है। तो ये इस चीज को हम बोलेंगे अवेलेबिलिटी ऑफ फूड्स। ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ फूड्स इन्वॉल्व प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप। जितनी भी हमारी फूड क्रॉप्स हैं, अब कौन कौन सी फूड क्रॉप्स हैं हमारी? देखिए, व्हीट हुआ, हमारा राइस हुआ, ठीक है, पल्सेस, लेंटिल्स, ठीक है, बाकी मिलेट्स, जितने भी हैं हमारे, इनको बोलते हैं फूड क्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है। इन्वॉल्व प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप्स, इंपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि किसी पर्टिकुलर जो क्रॉप है उसकी हमारे देश में इतनी क्रॉपिंग नहीं है कि वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कंजप्शन में
जो है इन्वॉल्व हो सके। तो हम क्या करेंगे कि जो एक्स्ट्रा हमारा फूड ग्रेन्स है वो हम इंपोर्ट करेंगे कहीं किसी दूसरी कंट्री से, ठीक है। और थर्ड फेसेट है अवेलेबिलिटी ऑफ फूड्स का, प्रीवियस ईयर स्टॉक ऑफ फूड्स। देखिए स्टॉकिंग के लिए हमारा जो एफसीआई है वो रिस्पॉन्सिबल है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, स्टॉकिंग के लिए। मतलब जितना भी हमारा सरप्लस प्रोडक्शन है वो क्या होता है, एफसीआई में क्या होता है, स्टॉक होता है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में, ये भारत सरकार की एक भारत सरकार की संस्था है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जहाँ पे स्टॉक होता है, ठीक है। किस चीज़ के लिए, कि आगे हमें भविष्य में नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर जो है, अगर हमें मतलब हमारा जो फूड है वो डेफिसिट अगर है तो उसकी पूर्ति एफसीआई से हो। देखिए बेसिकली जो एफसीआई का फंक्शन है, वैसे हम आगे पढ़ेंगे एफसीआई का फंक्शन क्या है। एफसीआई का फंक्शन है जितने भी हमारे फूड सरप्लस स्टेट्स हैं, फूड सरप्लस स्टेट्स का मतलब ये है कि वो स्टेट्स जिनमें क्रॉप प्रोडक्शन या फिर जो हमारे फूड क्रॉप प्रोडक्शन है वो सरप्लस है, मतलब जितना उस स्टेट को चाहिए उससे बहुत ज़्यादा वो जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो एफसीआई का काम क्या है, एफसीआई सबसे पहले उन फूड सरप्लस स्टेट से वो परचेज करती है एमएसपी पे। अब देखिए एमएसपी क्या है, एमएसपी हमारा मिनिमम सेलिंग प्राइस। मिनिमम सेलिंग प्राइस क्या है वो हम देखिए आगे हम ये सारी चीज़ें हम वो करेंगे, डिफाइन करेंगे, बट देखिए अभी थोड़ा थोड़ा सा हम आइडिया इस चीज़ का हम ले रहे हैं। देखिए एमएसपी होता है मिनिमम सेलिंग प्राइस। मिनिमम सेलिंग प्राइस जो है वो जैसे वीट, राइस, पल्सेस, ठीक है, मिलेट्स, इनकी बुवाई से पहले जो है सरकार क्या करती है, एक एमएसपी डिसाइड करती है, ठीक है, मिनिमम सेलिंग प्राइस। अब तो क्या है कि देखिए एमएसपी सरकार डिसाइड करती है आफ्टर प्रोडक्शन। आफ्टर प्रोडक्शन जो है, अब प्रोडक्शन ज़्यादा हो या कम हो, एफसीआई जो भारत सरकार की संस्था है वो क्या करती है कि ये जो जितने भी फूड सरप्लस स्टेट्स हैं उनसे परचेज करती है, एमएसपी पे परचेज करती है, मिनिमम सेलिंग प्राइस पे परचेज करती है, जो कि पहले से डिक्लेयर हो जाता है, बुवाई से पहले ही जो है एमएसपी डिक्लेयर हर जो हमारे फूड क्रॉप्स के लिए वो डिसाइड हो जाता है, ठीक है, कि इतने इतने अमाउंट ऑफ पर पर जो है पर क्विंटल जो है इतना रेट है इसका, ठीक है, मिनिमम सेलिंग प्राइस है। तो ये एफसीआई क्या करती है, सबसे पहले परचेज करती है फूड सरप्लस स्टेट से, ठीक है। उसके बाद में क्या करती है, इसको स्टोर करती है, ठीक है, अपने गोडाउंस में। एफसीआई गोडाउंस में जो है ये जो जितनी भी हमारी फूड क्रॉप्स हैं वो स्टोर होती हैं, और ठीक है। और फिर यहाँ से क्या होता है कि जितने भी डेफिसिट स्टेट्स हैं, जिन स्टेट्स में प्रोडक्शन जो है फूड क्रॉप प्रोडक्शन बहुत कम है या फिर नेग्लिजिबल है, उन स्टेट्स में एफसीआई क्या करती है, वो डिस्ट्रीब्यूट करती है, ठीक है। कहाँ कहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करती है, फेयर प्राइस शॉप से, फेयर प्राइस शॉप या राशन की दुकान, जो हमने कॉमनली ये चीज हमने सुना होगा, राशन की शॉप से, ठीक है। तो ये तो चीज हुई अवेलेबिलिटी ऑफ फूड्स, ठीक है। सेकंड हमारा फेसेट्स है एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड्स, ठीक है। अब देखिए एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्टेट गवर्नमेंट की। देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड्स होती क्या है। एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड्स होती है हमारी फिजिकल रीच ऑफ फूड टू द पीपल विद द हेल्प ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। देखिए स्टेट गवर्नमेंट क्या होती है, स्टेट गवर्नमेंट जो है रिस्पॉन्सिबल है कि जैसे एफसीआई गोडाउन में जितना एफसीआई गोडाउन में हमारा जितने भी फूड क्रॉप्स हैं उनको कहाँ तक पहुंचाने में, राशन शॉप या फिर फेयर प्राइस शॉप तक, ठीक है, जिससे कि हमारे जितने भी पीपल्स हैं या फिर जितने भी स्टेट्स हैं, स्टेट के जितने भी पीपल हैं उनके पास तक, उनके पास फिजिकल एक्सेस हो, मतलब फिजिकल रीच हो उन फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचने में या फिर राशन की दुकान तक। अब देखिए ये एक छोटे से एग्जांपल से आप लोग ये समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि अभी हम बात कर रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि हरियाणा में क्या है, हरियाणा है फूड सरप्लस स्टेट, मतलब फूड क्रॉप सरप्लस स्टेट। अब वहां से क्या हुआ कि मान लीजिए एफसीआई गोडाउन हरियाणा में है, मान लीजिए, ठीक है। तो हरियाणा में क्या क्या हुआ कि मतलब जो एफसीआई ने, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने हरियाणा से जो है परचेज किया अपना
फूड क्रॉप्स परचेज किए और अपने गोडाउन में रख दिया। ठीक है, अब गोडाउन उनका कहाँ है, मान लीजिए एक हरियाणा में है गोडाउन उनका। ठीक है, हरियाणा में गोडाउन है, अगर किसी एक एक कोई पर्सन है जो कि यूपी में रहता है, ठीक है, वेस्टर्न यूपी में कहीं एक किसी जगह पे रहता है, मान लीजिए लेट अस सपोज कोई कोई एक इंसान आगरा में रहता है, ठीक है, अब उसको जो है परचेज करना है, ठीक है, फूड क्रॉप परचेज करना है, तो देखिए अब वो कहाँ, वहाँ हरियाणा में थोड़ी जाएगा परचेज करने के लिए। ठीक है, अब हरियाणा में जाएगा तो इतना तो उसका फेयर लग जाएगा, उतना इसका किराया लग जाएगा कि उससे ज़्यादा कि मतलब जितना उस फूड क्रॉप से उससे बेनिफिट नहीं मिलेगा फेयर प्राइस शॉप से, उतने उससे ज़्यादा उसका क्या हो जाएगा, उसका रेंट मतलब वहां तक पहुंचने में उसका किराया लग जाएगा। तो क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट इंश्योर करती हैं कि जितने भी लोग हैं, कि मान लीजिए कहीं हरियाणा में गोडाउन है या फिर पंजाब में गोडाउन है, वहां से और ये एफसीआई मतलब एफसीआई के गोडाउन है, वहां से फेयर प्राइस शॉप तक वो जो है जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट है वो वहां तक अवेलेबल कराती हैं, जिससे कि जितने भी जो भी पर्सन है उनकी ये फेयर प्राइस शॉप उनकी फिजिकल एक्सेसिबल हो, फिजिकल रीच में हो, जिससे वो उन लोगों को नीड है तो वो वहां जाके उसको परचेज कर सकें और मतलब ये फेयर प्राइस शॉप या राशन की दुकान, राशन शॉप पे वो परचेज कर सके। ठीक है, तो ये हुआ हमारा एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी क्या है, देखिए पहला तो था हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ फूड्स, ठीक है, सेकंड था हमारा एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड, मतलब फिजिकल रीच ऑफ फूड टू द पीपल विद द हेल्प ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, या फिर साधारण टर्म में अगर बोले तो फिजिकल एक्सेसिबिलिटी, फिजिकल रीच ऑफ पीपल टू द फेयर प्राइस ऑफ। ठीक है, अफोर्डेबिलिटी क्या है, अफोर्डेबिलिटी क्या है, अफोर्डेबिलिटी हमारा इकोनॉमिक रीच ऑफ फूड टू द पीपल बेस्ड ऑन डाइटरी एंड न्यूट्रिशियस नीड्स। मतलब ये है कि चलिए ठीक है, देखिए वहां पे उन्होंने फेयर प्राइस शॉप तक स्टेट गवर्नमेंट ने पहुंचा दी, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट जो है, अब मान लीजिए कि जो प्राइसिंग है जैसे मान लीजिए कि 25 रुपीज पर केजी पे अगर वीट उनको अवेलेबल करवा रही है स्टेट गवर्नमेंट फेयर प्राइस शॉप पे, तो बहुत लोग ऐसे हैं कि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, उनकी इकोनॉमिक कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो जो उस फूड को वो परचेज भी कर सके। ठीक है, तो क्या है कि अफोर्डेबिलिटी का मतलब ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट जो है उनको इकोनॉमिकली बहुत चीपर रेट्स पे, बहुत सब्सिडाइज रेट पे फेयर प्राइस शॉप से जो है उनको अवेलेबल करवाती है, कि जिससे जितने भी पीपल्स हैं, जितने भी नीडी पीपल हैं, उनको उनकी इकोनॉमिक रीच तक जो है फूड अवेलेबल हो। ठीक है, तो ये हुआ हमारे 3 फैसेट्स हैं हमारे फूड सिक्योरिटी के, जो कि हमारी सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इंश्योर करती हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड एंड फिजिकल ये अफोर्डेबिलिटी। मतलब अवेलेबिलिटी, कितनी अवेलेबिलिटी है हमारे पास में, एक्सेसिबिलिटी मतलब फिजिकल रीच, फिजिकल एक्सेसिबिलिटी ऑफ पीपल, ठीक है, फिजिकल रीच ऑफ पीपल टू बाय फूड। ठीक है, और थर्ड है हमारी अफोर्डेबिलिटी, मतलब इकोनॉमिक रीच ऑफ फूड टू द पीपल। ठीक है, चलिए देखिए, और एक एक चीज और है कि अगर हम फूड सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, तो देखिए फूड सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, मतलब फूड सिक्योरिटी के 3 फैसेट्स हैं हमारे। सबसे पहली चीज हमारी अवेलेबिलिटी, फूड अवेलेबिलिटी, फूड एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। ठीक है, ये फूड सिक्योरिटी के फेसेट्स हैं जो कि हम पहले ही डिफाइन कर चुके हैं, बट इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ जो फूड है वो अवेलेबल हो, फिजिकल रीच मतलब जितना भी अमाउंट ऑफ फूड है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड है, वो फिजिकल रीच टू द पीपल, मतलब जितने भी लोग हैं, जितने भी नीडी लोग हैं, उनके फिजिकल रीच में हो। ठीक है, एंड अफोर्डेबिलिटी मतलब इतनी प्राइसेस में हो जो अवेलेबल फूड है कि जितने भी लोग हैं, जितने भी नीडी पीपल हैं, जिनको मतलब जितने भी नीडी पीपल हैं जिनको जरूरत है, वो लोग अफोर्ड कर सकें। ठीक है, इकोनॉमिकली अफोर्ड कर सकें। ठीक है, तो ये इंश्योर कौन करता है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है,
फूड सिक्योरिटी हमारी कौन इंश्योर करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, कि वो फूड को अवेलेबल करवाए, एक्सेसिबल हो एंड अफोर्डेबल हो। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं हम इफेक्ट ऑफ नेचुरल कैलामिटी, डिजास्टर एंड अर्थक्वेक। मतलब जितने भी डिजास्टर हैं, अर्थक्वेक हैं उनका क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, सबसे पहली चीज, प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स डिक्रीजेस। ऑब्वियस सी बात है कि देखिए जैसे जितने भी डिजास्टर हैं, अर्थक्वेक्स हैं या फिर हैवी रेनिंग, जितनी भी नेचुरल कैलामिटीज हैं वो क्या करती हैं, फूड ग्रेन, उसकी वजह से फूड ग्रेन जो है हमारा डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, मतलब जैसे कि अगर हैवी रेन का मतलब ये है कि जिस समय पे हमें ज़रूरत नहीं है रेन की, जिस समय पे एग्रीकल्चर मतलब खेतों को ज़रूरत नहीं है, उस समय पे अगर हमारा रेन जो है, बारिश अगर हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उससे क्या होगा, हमारा जो फूड क्रॉप्स हैं वो डिस्ट्रॉय होंगे। अगर फूड क्रॉप डिस्ट्रॉय हो रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि फूड ग्रेन्स डिस्ट्रॉय होगा, तो उसकी वजह से प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स हमारा डिक्रीज होगा। ठीक है, प्राइसेस ऑफ फूड गोज अप। ठीक है, अब जैसे फूड ग्रेन अगर हमारा मतलब डिक्रीज हो रहा है, फूड क्रॉप्स हमारी डिक्रीज हो रही है, तो हमारे जो प्राइसेस होंगे, प्राइसिंग होंगे, वो इंक्रीज होंगे। ठीक है, पीपल कांट अफोर्ड फूड। तो अगर प्राइसिंग अगर ज़्यादा है, तो लोगों की अफोर्डेबिलिटी अफोर्डेबिलिटी में वो जो फूड फूड ग्रेन्स है वो नहीं आएंगे, मतलब उनके प्राइसेस जो है काफ़ी काफ़ी हाई होंगे। मोस्टली अफेक्टेड टू द वल्नरेबल ग्रुप। ये हम हमेशा डिस्कस करते हैं कि देखिए जितनी भी चाहे नेचुरल कैलामिटी हैं, अर्थक्वेक्स हैं, डिजास्टर हैं, हैवी रेन्स हैं, या फिर किसी भी तरह का नेचुरल जो डिजास्टर है, वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट किसको करता है? वल्नरेबल कम्युनिटीज़ को। चाहे वो ट्राइबल्स हों, चाहे वो एससीज हों, चाहे एसटी हों, विमेंस हों। ठीक है, ये आते हैं सारे वल्नरेबल ग्रुप में। ठीक है, तो जितनी भी नेचुरल कैलामिटी है वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट किसको करती हैं? वल्नरेबल ग्रुप्स को अफेक्ट करते हैं। देखिए, ये है अकॉर्डिंग टू एनएसएसओ। एनएसएसओ में हमने पहले ही डिस्कस किया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो कि डेटा कलेक्ट करती है। इसका डाटा है कि 11 करोड़ विमेन एंड न्यू बॉर्न बेबी आर फूड इनसिक्योर। ठीक है, 11 करोड़ महिलाएं और न्यू बॉर्न बेबीज आर फूड इनसिक्योर। देखिए, फूड इनसिक्योरिटी से मेरा मतलब है कि लेसर अवेलेबिलिटी ऑफ फूड्स। ठीक है, लेसर अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड्स and lesser accessibility, economic reach to, sorry, physical reach to food। ठीक है, अगर स्टेट की बात करें हम, तो देखिए उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, ये जितने भी स्टेट्स हैं, उनमें फूड इनसिक्योरिटी बहुत प्रोमिनेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा है। अब क्यों है? क्योंकि ड्यू टू वल्नरेबल ग्रुप्स एंड ट्राइबल्स। यहाँ पे क्या है, हमारे वल्नरेबल ग्रुप्स बहुत ज़्यादा हैं। देखिए, पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इस चीज़ को कि वल्नरेबल ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं। देखिए, SC ST, वेमेंस एंड एंड सो ऑन। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड वेस्ट बंगाल, ये जितने भी स्टेट्स हैं, वो मोस्टली प्रोन इफेक्टेड हैं फूड इनसिक्योरिटी से। क्यों है? रीजन उसका क्या है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाईली वल्नरेबल ग्रुप्स एंड ट्राइबल्स। ठीक है, अब देखिए फूड इनसिक्योरिटी किस तरह से इंक्रीज होती है? ड्यू टू सीजनल एम्प्लॉयमेंट एंड अर्बन कैजुअल लेबर। अब देखिए, सीजनल एम्प्लॉयमेंट हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही, एंड अर्बन कैजुअल लेबर भी हम डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, सीजनल एम्प्लॉयमेंट से क्यों, क्या इफेक्ट पड़ता है फूड इनसिक्योरिटी पे? देखिए, सीजनल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि आपके पास में मान लीजिए 10 दिन काम है, 10 दिन काम है, उसके पास में आपके पास में 1 महीना काम नहीं है। ठीक है, फिर आपके पास में 5 दिन काम है, उसके बाद में आपके पास में 2 महीना कोई काम नहीं है। ठीक है, ये होता है हमारा फ्लक्चुएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, कि मतलब ये है कि हमारे पास में एक रेगुलर या कंटिन्यूड हमारे पास में एक एम्प्लॉयमेंट नहीं है। ठीक है, उससे क्या है कि जितने भी पीपल्स हैं जो अफेक्टेड हैं इसे सीजनल एम्प्लॉयमेंट से, ठीक है, उनकी अफोर्डेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी, फूड परचेजिंग कैपेसिटी, या फिर हम बोलें उसको कि अफोर्डेबिलिटी उनकी बहुत कम होती है। ठीक है, वो परचेज नहीं कर पाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि देखिए फूड इनसिक्योरिटी इंक्रीज होगी इससे।
चलिए दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं हम इकोनॉमिक रीस्टेबलाइजेशन पे। ठीक है, कैसे हमारे देश की इकोनॉमी रीस्टेबल हुई। ठीक है, उससे पहले हम बात करते हैं सेक्टर्स पे। तीन पार्ट में कैटेगराइज है सेक्टर्स: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर की अगर बात करें तो जितने भी एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटीज हैं वो कंप्लीटली एसोसिएटेड है प्राइमरी सेक्टर में। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन सेक्टर हमारा एसोसिएटेड है सेकेंडरी सेक्टर में। टर्सरी सेक्टर में हमारा सर्विस सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन एंड टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये टर्सरी सेक्टर में एसोसिएटेड है। ठीक है। 1960 की हम बात करें तो 1960 से पहले, बिफोर 1960, जैसा कि हम चैप्टर 2 में, आई थिंक चैप्टर 2 या चैप्टर 1 में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बिफोर 1960 हमारा देश सेल्फ सफिशिएंट नहीं था इन फूड क्रॉप प्रोडक्शन। जब 1960 में ग्रीन रेवोल्यूशन आया, जो कि इंट्रोड्यूस किया था एम एस स्वामीनाथन ने इंडिया में, और जो इन्वेंट किया था नॉर्मन बोरलॉग ने। ठीक, तो जब 1960 में ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो इंडिया विल बी एबल टू सेल्फ सफिशिएंट एंड सरप्लस इन प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप्स। हमारा देश जो है सेल्फ सफिशिएंट हो पाया एंड सरप्लस इन प्रोडक्शन फूड क्रॉप्स। स्टार्टिंग की अगर हम बात करें, जब ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया तो सबसे पहले पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में जो है ये जो है इनिशिएट किया गया। जब इसके ट्रिमेंडस एफर्ट, इसके आउटपुट अगर जब देखे गए, तब ये पूरे देश में जितने भी सारे स्टेट्स हैं उन सब में इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, तो 1960 की अगर बात करें ग्रीन रेवोल्यूशन की, तो आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन अप्रोक्सीमेटली ये टाइम जोन होगा 1975 टू 80। इसके बाद में जो है 1975 से 1980 के बाद में एग्रीकल्चर सेक्टर में ये हमारा देश सेल्फ सफिशिएंट हो पाया। ठीक है, एंड प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप्स, मतलब जितनी भी फूड क्रॉप प्रोडक्शन में वो सरप्लस प्रोडक्शन हमारा हो पाया। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारा सेकेंडरी सेक्टर पे, या फिर जो है मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन सेक्टर। 1991 की अगर हम बात करें तो 1991 में हमारा क्या हुआ, इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ। आईएमडी से हमने लोन लिया था, आईएमडी से लोन लिया था, उनकी कुछ कंडीशंस थी, उन कंडीशंस को फॉलो करते हुए इकोनॉमिक रिफॉर्म आया। ठीक है, उस समय पे हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो उनकी प्रेसिडेंसी में, उनकी अध्यक्षता में जो है इकोनॉमिक रिफॉर्म आया 1991 में। 1991 में जब इकोनॉमिक रिफॉर्म आया तो उसके बाद में हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन इम्प्रूव हुआ। जो प्राइम मूवर हुआ हमारा एग्रीकल्चर से किस में कन्वर्ट हो गया, मतलब एग्रीकल्चर से किस में शिफ्ट हो गया, प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, जिससे हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। आफ्टर 1991 हम अफोर्डेबिलिटी इंक्रीजेस टू बाय फूड्स फॉर डाइटरी एंड न्यूट्रिशन नीड्स। अफोर्डेबिलिटी क्या हुई, इंक्रीज हुई, टू बाय फूड्स फॉर डाइटरी एंड न्यूट्रिशियस नीड्स। ठीक है। उत्तर प्रदेश, देखिए जितने भी स्टेट्स हैं उनमें स्टेट्स में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब एंड हरियाणा इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ वीट। क्योंकि हम लोग जानते हैं, जैसे कि पहले डिस्कस कर चुके हैं, कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था वो सबसे पहले हमारा वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, इन सब में इनिशिएट किया गया था। ठीक है, जब इसके हमने आउटपुट देखे उसके बाद में जितने भी बाकी स्टेट्स हैं उन सब में ये चीज़ इनिशिएट करी गई। ठीक, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा हरियाणा जो है वीट के मामले में, अगर गेहूं की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा जो है वो प्रोडक्शन वीट का सबसे ज़्यादा करते हैं। और वेस्ट बंगाल एंड उत्तर प्रदेश की बात करें तो फूड ग्रेन का, जितने भी फूड ग्रेन हैं, चाहे बात करी जाए वीट की, चाहे राइस की बात करी जाए, तो वेस्ट बंगाल एंड उत्तर प्रदेश जो है उन्होंने रैपिड ग्रोथ करी है इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन।
चलिए बात करते हैं फूड सिक्योरिटी इन इंडिया पे। जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि देखिए फूड सिक्योरिटी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट की। फूड सिक्योरिटी इन इंडिया इंश्योर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय टू वेज। किस तरह से फूड सिक्योरिटी इंश्योर करी जाती है? सबसे पहले बफर स्टॉक एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। एक एक करके बात करेंगे हम बफर स्टॉक की। बफर स्टॉक क्या है? देखिए बफर स्टॉक है एक है हमारी एफसीआई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, वो क्या करती है? इससे पहले वाले स्लाइड में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, बट एक बार और हम देख ले रहे हैं। देखिए फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया क्या करती है? जितने भी सरप्लस फूड प्रोडक्शन स्टेट्स हैं उनसे क्या करती है? उनसे परचेज करती है एमएसपी पे। जितनी भी फूड क्रॉप्स हैं, चाहे वीट हुआ, राइस हुआ, जिन पे भी एमएसपी एप्लीकेबल है, मिनिमम सेलिंग प्राइस जिन पे भी एप्लीकेबल है, तो एफसीआई क्या करती है? वहां से परचेज करती है। परचेज करने के बाद में क्या करती है एफसीआई? अपने गोडाउन्स में स्टोरेज करती है। स्टोरेज करने के बाद में जितने भी फूड डेफिसिट स्टेट्स हैं, जितने भी फूड डेफिसिट स्टेट्स हैं, वहां पे क्या करती है? फेयर प्राइस शॉप पे या फिर राशन की दुकान पे, राशन शॉप पे डिस्ट्रीब्यूट करती है एट कंट्रोल्ड प्राइस। ओके, तो बफर स्टॉक प्रोक्यूरमेंट थ्रू फूड सरप्लस स्टेट्स एंड डिस्ट्रीब्यूट इन डेफिसिट स्टेट एट फेयर प्राइस राशन ऑफ। ठीक है। नेक्स्ट है प्रोक्यूरमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स एट मिनिमम सेलिंग प्राइस एमएसपी पे, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया। स्टोरेज एट एफसीआई एंड सेलिंग एट फेयर प्राइस ऑफ। ठीक है, ये होता है हमारा बफर स्टॉक। नेक्स्ट है जिस तरह से हमारा फूड सिक्योरिटी इन इंडिया हमारा जो इंश्योर किया जाता है वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है? जितने भी फूड ग्रेन्स हैं उनको फेयर प्राइस शॉप पे वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स के तहत जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब जो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम्स क्या है? जैसे अंत्योदय अन्न योजना, AAY, अंत्योदय अन्न योजना, अन्नपूर्णा योजना। ये जितनी भी योजनाएं, ये स्कीम्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, उनके थ्रू क्या किया जाता है? फेयर प्राइस शॉप पे या राशन की दुकान पे वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। ठीक है, जिसपे आई थिंक, अगर मैं थोड़ा गलत हो सकता हूँ यहाँ पे, लेकिन 35 kg ऑफ वीट, 15 kg ऑफ राइस, और जितनी भी क्रॉप्स हैं, मतलब जितने भी हमारे, आई थिंक मिलेट भी है इसमें शामिल, उनको हाईली कंट्रोल रेट पर, हाईली सब्सिडाइज प्राइस पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, आई थिंक 1 रुपीज पर केजी, 2 रुपीज पर केजी, इस तरह से उन पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जिससे जितने भी नीडी पीपल्स हैं उनके पास तक जो फूड है वो पहुंच सके। ठीक है, उनके पास में न्यूट्रिशियस फूड्स एंड उनके पास में पहुंच सके। ठीक है, तो ये इंश्योर कौन करता है? भारत सरकार। ठीक है, थ्रू वेरियस गवर्नमेंट स्कीम। एमएसपी की हम पहले बात कर चुके हैं, तो कौन कौन सी क्रॉप्स हैं कि जो कि अभी अवेलेबल हैं एमएसपी के लिए मिनिमम सेलिंग प्राइस के, जो कि कब डिक्लेयर होता है? बिफोर सोइंग सीजन। ये चीज हमें याद रखनी है कि जो एमएसपी है, एमएसपी कब डिक्लेयर होता है? बुवाई से पहले। तो जो क्रॉप्स हैं वो एमएसपी के लिए अवेलेबल कौन कौन सी हैं? वीट हुआ, राइस है, लेंटिल्स, पल्सेस एंड मिलेट्स। अभी इतनी ही क्रॉप्स हमारी अवेलेबल हैं फॉर एमएसपी। 2022 की बात करें तो टोटल प्रोडक्शन ऑफ वीट कितना था हमारा? 154 लाख मिलियन
टन्स, ठीक है। एंड 2022 में टोटल प्रोडक्शन ऑफ राइस कितना था? 104 लाख मिलियन टन्स, ठीक है। टोटल प्रोडक्शन ऑफ राइस कितना था हमारा? 104 लाख मिलियन टन। एंड 2022 में ठीक है, 2022 का डेटा हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि एनसीईआरटी में स्पेसिफिकली 2021-22 का डेटा दे रखा है, उसकी वजह से हम कंप्लीटली बेस हमारा एनसीईआरटी है। तो 2022 में टोटल प्रोडक्शन ऑफ व्हीट कितना था? गेहूं का कितना टोटल प्रोडक्शन था? 154 लाख मिलियन टन। हमारे फूड सरप्लस स्टेट्स कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड हरियाणा, ठीक है। यहाँ पे है, देखिए, रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स, कोऑपरेटिव्स इन कंट्री। क्या रोल है कोऑपरेटिव का? कंडक्टेड फेयर प्राइस ऑफ या रेशंस ऑफ, डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल रेट, ठीक। क्या रोल है? फेयर प्राइस ऑफ कंडक्ट करना, और जितने भी फूड ग्रेन्स हैं, फूड क्रॉप्स हैं, उनको कंट्रोल रेट पे डिस्ट्रीब्यूट करना। केरला की अगर बात करी जाए, 94% फेयर प्राइस ऑफ फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन रन बाय कोऑपरेटिव, मतलब 94% ऑफ फेयर प्राइस ऑफ जो राशन ऑफ है फूड ग्रेन प्रोडक्शन की, किसके द्वारा रन किए जा रही हैं? कोऑपरेटिव्स के द्वारा, ठीक है। दिल्ली की अगर बात करें तो देखिए, मदर डेयरी क्या कर रही है? डिस्ट्रीब्यूट करती है मिल्क, दूध डिस्ट्रीब्यूट करती है कंट्रोल प्राइसेस, ठीक है। देखिए, ये चैप्टर 4 आपका खत्म हो गया। चैप्टर 4 के साथ में ये आपकी 9th क्लास की जो इकोनॉमिक्स है वो कंप्लीट होती है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। और बहुत जल्द आपकी और भी सब्जेक्ट्स हैं, अभी इसके बाद में साइंस, आइदर साइंस और मैथ्स, 9th क्लास की वो स्टार्ट होगी, ठीक है। जल्दी आपको बता दिया जाएगा। 9th क्लास की साइंस या मैथ्स आपकी स्टार्ट होगी। उसके बाद में देखिए, धीरे धीरे करके आपकी जितनी भी सब्जेक्ट्स हैं, जो आपकी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स हुआ, साइंस, सोशल, सोशल में देखिए एक पार्ट तो आपका हो इकोनॉमिक्स का हो गया है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, ये सारी सब्जेक्ट्स भी आपकी 9 to 12 आपकी जितनी भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब के आपको बहुत जल्द आपको देखने को मिलेंगे सारे लेक्चर्स। और जैसे 9 to 12 आपकी कंप्लीट होती है, उसके बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे IIT JEE फाउंडेशन एंड मेंस प्रोग्राम, ठीक है, फाउंडेशन मेंस प्रोग्राम। और उसके बाद में हम एडवांस भी स्टार्ट करेंगे। तो जितने भी मात्रा में हों, सब लोग शेयर करिए चैनल को, जितने भी उनके बड़े भाई हों, छोटे भाई हों, उन सब पे आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। बहुत जल्द आपको आप ये सारे लेक्चर्स, आपको जितनी भी सब्जेक्ट के सारे लेक्चर हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।